देखिए 12th फेल मूवी में एक कैरेक्टर और था जिसका नाम था प्रीतम पांडे, जिसको सभी ने देखा और सभी ने एक साथ में नजरअंदाज किया। इस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड होती हैं जो उसको सिर्फ इसके कारण छोड़ देती है क्योंकि इसका सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात का जिक्र वो मूवी के अंत में करता भी है कि मेरी वाली ने भी मुझे छोड़ दिया था, लूजर के साथ में कोई नहीं टिकता है, यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इन बातों पे किसी का भी ध्यान नहीं गया, सभी का ध्यान एक सफल व्यक्ति की सफल महिला मित्र की तरफ गया। और आज यही कारण है कि पूरा इंडिया सिर्फ इसी बात को कर रहा है कि काश सरदा जैसी गर्लफ्रेंड हमें मिल जाए तो हम भी यूपीएससी को निकाल लें, हम भी किसी भी गोल को अचीव कर लें। आज नेशनल यूथ डे के ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना के इसी कारण दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास में हजारों की संख्या में ये कमेंट आ रही है। बहुत से लोग ईमेल करके कह रहे हैं कि काश हमारे पास में ऐसी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो हम गोल को अचीव कर लें। इंडिया का यूथ सिर्फ इसी बात को कर रहा है कि अगर सरदा जैसी गर्लफ्रेंड, सरदा जैसी प्रेरणा हमें मिल जाए तो हम यूपीएससी क्या, हम किसी भी गोल को निकाल सकते हैं। आपने शायद अगर ध्यान नहीं दिया हो, जिस समय 12th फेल मूवी आई उसी के साइड बाय साइड एक दूसरी कहानी चल रही थी शीतल देवी की, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने महज 1 साल के अंदर आर्चरी के अंदर अपने आप को इतना ट्रेन किया कि इन्होंने इंडिया को 2 गोल्ड मेडल दिलाए अभी हाल ही में। इन्होंने 15 साल की उम्र में खेलना सीखा, 16 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने अपने आप को इस हिसाब से तैयार किया कि ये गोल्ड मेडल ला सकती हैं। देखिए, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको प्रेरणा की जरूरत किसी और से नहीं, खुद से होनी चाहिए। ये बात तो मोटिवेशन के लिए थी। अब हम बात करेंगे 12th फेल के नेगेटिव इश्यू क्या हो सकते हैं, क्या क्या है, उसके ऊपर ध्यान से बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं बुरी, हो सकता है कि आपको मेरे विचार पसंद नहीं आए, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप तार्किक रूप से इस वीडियो का खंडन नहीं कर पाएंगे, इतना मैं यकीन रखता हूं। मुझे 12th फेल मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मनोज और श्रद्धा की कहानी से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता हो, अगर आप इस चैनल के साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 3 साल पहले जिस समय नॉवेल आई थी उस समय मैंने वीडियो बना के दिया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस नॉवेल को क्यों पढ़ना चाहिए और कितनी जरूरी है। मुझे कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इस मूवी के कारण जो इश्यू हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको सिर्फ जिक्र करके दे रहा हूं। सबसे पहली बात, ये मूवी जिस हिसाब से नॉवेल थी वैसी बिल्कुल है नहीं। अगर आप नॉवेल को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि नॉवेल में थी, जो कि इस मूवी में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ एक ऐसी बातें जो कि आपको टारगेट रूप से इसके अंदर प्रमोशन किया गया है, कैसे किया गया है, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। वो मैं लास्ट में इसके कारण बता रहा हूँ क्योंकि उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट पहले से आने लगे। देखिए, अगर आप 12th फेल नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको एक बात वहां पे पता चलेगा कि जब मनोज एमपी से जिस समय दिल्ली में जाता था उस समय एक और कैरेक्टर बीच में आता है, वो होती है उसकी कोई दीदी होती है जो कि उसको हॉस्टल में मिलती है। वो उसको मतलब कि 10 से 12 हजार रुपए के आसपास पैसा भी देती हैं और बोलती है कि आप दिल्ली में जाकर यूपीएससी की तैयारी करो। इस बात का जिक्र आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। मनोज अपनी इच्छा से दिल्ली नहीं आया था, पांडे के कहने पे नहीं आया था, किसी और व्यक्ति के कहने पे आया था। इसका जिक्र आपको नॉवेल में देखने को मिलता है। इन सब के अलावा जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो नॉवेल में एक कैरेक्टर और देखने को मिलता है जो आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है, जो इंग्लिश मीडियम से होता है, जिसका सिलेक्शन होता है, पर उसका जिक्र आपको नॉवेल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। जो वॉच आपको मूवी में दिखाया गया है कि जो सरदा उसको वॉच दे रही है, वो वॉच मनोज को कोई और नहीं, वही व्यक्ति देता है जिसका सिलेक्शन होता है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, वो बिना गर्लफ्रेंड के कारण सिलेक्शन लेता है और आई थिंक पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेता है, जिसको मनोज को वो वॉच के बारे में बताता है कि आप स्टॉप वॉच लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन होगा। इन छोटी छोटी बातों को मूवी के अंदर से पूरा गायब किया गया है। इन सबके अलावा जिस समय सरदा ने मनोज से पहली बार बात की थी वो कोचिंग के अंदर ही की थी। और ये बात लोग बोल रहे हैं ना कि मोहब्बत होने के लिए कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं होती। मतलब बहुत सी अलग-अलग बातें देखने को मिलती है कि सरदा की मानता है इतनी-इतनी। पर आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, सरदा ने जब पहली बार मनोज से बात की, तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था मनोज का प्रीलिम्स। आज के टाइम में लोगों का प्रीलिम्स क्या, कोई वनडे एग्जाम नहीं निकल रहा है और वो गर्लफ्रेंड बनाने की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम मोहब्बत करना गलत बात है, पर प्रेम और मोहब्बत को सिर्फ इसके लिए जस्टिफाई करना कि आपको सिलेक्शन के लिए मोहब्बत की जरूरत है, ये कहाँ तक जस्टिफाई हो सकता है? इस बात को आपको समझना होगा। आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो आपके घर पे आपके माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये जिक्र आपको शायद सबसे पहले देखना चाहिए। मूवी के अंदर मनोज की दादी मर जाती हैं, पर उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। मनोज के माँ-बाप जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, शायद उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। पूरी मूवी का अंत सिर्फ इस बात पे लेकर खत्म कर देना कि मनोज का सारा संघर्ष सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के कारण था। कहाँ तक ये जस्टिफाई हो सकता है? ये शायद हमें सोचने का विचार है। 12th फेल मूवी को देखने के बाद में बहुत से लोग लिव इन में रहना शुरू करेंगे और इस बात को वो जस्टिफाई करेंगे कि एक अच्छा हमसफर सिलेक्शन की तरफ हमें लेके जाता है। पर इस बात को आपको समझना होगा, सिलेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स मेंस से निकलने भी तो जरूरी है। मनोज ने पहले मेंस लिखा था, फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। ये बहुत सारी बातें थी जो कि मूवी के अंदर साइड बाय साइड चली, लेकिन किसी ने ढंग से ध्यान नहीं दिया। तो एक और बात जो कि मुझे मूवी में देखने को मिली, शायद आपने इसका जिक्र नहीं देखा हो, ना आपने समझा हो। अगर आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मनोज के सिलेक्शन में
एक और टीचर थे जिनका सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान था, जिनका नाम था विनय सर। वो किस कोचिंग से हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन किसी का नहीं करना है। पर अगर आप जिस समय आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनोज के पास में जब लास्ट अटेम्प्ट होता है, जब मेंस लिखने के लिए जाता है, जब उसको पता चलता है कि अब उसको कोचिंग की ज़रूरत है, विनय सर के पास में जाता है और विनय सर को बोलता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है। तो विनय सर उसको बोलते हैं कि पैसा तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, पर जो कोचिंग की फीस, जो मेरे कोचिंग की फीस है वो मैं तुझे देता हूँ, तू काउंटर पे जाके जमा कर देना और वहां से तो कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लेना। पर इसका जिक्र शायद आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे कैरेक्टर जो शायद मनोज की जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, जिनका पूरा जिक्र इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जब भी आप किसी कहानी को देखें तो दोनों पहलू को हमेशा साथ में लेकर चलिए। सिर्फ एक पहलू के साथ में चलेंगे तो यकीन मानिए आप बर्बादी की उस शिखर तक जाएंगे जिसका आपको अनुमान भी नहीं है। आपने एक बात नोटिस की भी हाल ही में सबसे पहले एक मूवी आई, शादी में जरूर आना। उसने थोड़ा बहुत क्रेज शुरू किया यूपीएससी का, उसके बाद में एस्पिरेंट 2, संदीप भैया, सारी मूवियां सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तरफ डेडिकेट होकर बनाई जा रही हैं। न चाहते हुए भी व्यक्ति यूपीएससी के बारे में, न सोचते हुए भी व्यक्ति यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू कर रहा है और बेफालतू का कंपटीशन इस फील्ड में बढ़ाया जा रहा है। आपको इस बात को समझना होगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान के एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि आई थिंक अभी गुजरात कैडर में है, प्रेम सुख डेलू जिनका नाम है। आपने इनका जिक्र सुना भी होगा बहुत सी जगह पे। इस व्यक्ति ने सबसे पहला एग्जाम पटवारी का दिया था। राजस्थान का जो वनडे एग्जाम होता है वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पटवारी, रीट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, उसके बाद में इस व्यक्ति ने आरएस दिया, आरएस में सिलेक्शन लिया और इसके बाद में इस व्यक्ति ने यूपीएससी दिया, यूपीएससी में आईपीएस की पोस्ट ली। तो यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से यूपीएससी की फील्ड में जाना है और आटा के चक्की के ऊपर काम करना है। यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आप पहले दिन से शुरुआत छोटे पायदान से कर सकते हैं। आप एसएससी से शुरू कर सकते हैं, आप पीसीएस से शुरू कर सकते हैं और सर्विस में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। मजदूरी करने से लाख गुना बेटर है आप सर्विस में रहकर तैयारी करें। इस बात का जिक्र आपको समझना होगा। मूवी को देखकर सिर्फ ये मत सोचना कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है फिर भी आप पहले दिन ही यूपीएससी के अंदर आ जाएंगे। देखिए वो टाइम 2005-6 का था जिस समय सारी कहानी बनी है, जिस समय इंटरनेट नहीं था। आज का टाइम इंटरनेट का है, आज का टाइम पूरा चेंज है। 2006 में आप किस हिसाब से दुनिया को देखते थे, 2024 में आप कैसे दुनिया को देखते, ये आपको सोचना होगा। आप सिर्फ आंख बंद करके यूपीएससी की तैयारी में मत आइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि इस तैयारी को मत कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सारी चीजों को देखिए, एक बार सिलेबस को देखिए। सिर्फ और सिर्फ मूवी को, सिर्फ और सिर्फ सीरीज को, सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज को देखकर किसी तैयारी में आना कभी भी समझदारी नहीं होती है। इस तैयारी में अगर एक बार अगर आप आ गए और अगर आपको पता चलता है कि 1 या 2 साल के बाद में कि आप इस तैयारी के लिए थे ही नहीं, आपको सिलेबस के बारे में आपको पता चलता है कि आप ये सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। 12th फेल मूवी को देख के सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन हो रहा है? वो व्यक्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काबिलियत किसी में नहीं होती, पर ऐसे व्यक्ति जिनमें सच में है कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, वो व्यक्ति ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं इससे, इस फील्ड में। क्योंकि जो व्यक्ति सच में काबिल है ना, वो मूवी से मोटिवेट नहीं होगा। वो व्यक्ति पहले से जानता है कि उसको क्या करना है। पर जो व्यक्ति मूवी को देख के मोटिवेट हो रहा है उसके पीछे एक कारण तो सबसे बड़ा साबित होता है कि वो व्यक्ति पहले से अपने गोल को लेकर निर्धारित नहीं था। उसने मूवी को देखा, सोचा, समझा, मूवी के अंदर देखने के बाद में इस फील्ड में आएगा और उसको इतनी काबिलियत उसको आ जाती है, लगता है कि अगर 12th फेल व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और इस चांस में हजारों लोग आने वाले समय में बेरोजगार बनेंगे। मैं आपको यकीन के साथ में इसके कारण कह रहा हूं क्योंकि यही जिक्र आपको 2007-8 में 3 इडियट मूवी को देखने के बाद में हुआ था। जिस समय 3 इडियट मूवी आई थी, सभी लोगों को लगा था कि इंजीनियरिंग करते हैं सभी लोग रेंचो बन जाएंगे, सभी लोग एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाएंगे। पर जब आप किसी औरों के ड्रीम को लेकर अपने ड्रीम को बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप एक नकारात्मक सोच के साथ में शुरू करते हैं और अंत में जाके आपका जो जीवन होता है वो बहुत ज्यादा नकारात्मकता के साथ में बढ़ जाता है। मोटिवेशन चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि 12th फेल मूवी को देखने के बाद में जो आप एक झूठा मोटिवेशन बना रहे, गर्लफ्रेंड के कारण मोटिवेशन बनेगा, जो आपको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा कोरा मिथ्या कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने घर के माँ बाप, जिनका संघर्ष सबसे महान होता है। अगर आपको जब भी लगे ना कि मोटिवेशन की कमी है तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके घर पे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। मूवी में शायद इस बात का जिक्र नहीं किया, मूवी में शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मनोज के घर पे जो संघर्ष हो रहा था वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बहुत छोटा था। मूवी का सारा श्रेय श्रद्धा की तरफ गया, जिसका श्रेय उसकी दादी की तरफ जाना चाहिए था, जिसके पापा की तरफ जाना चाहिए, उसकी मम्मी की तरफ जाना चाहिए, जिसके ऊपर शायद मूवी के अंदर बात नहीं हुई। इन छोटी छोटी बातों को शायद अगर आप ढंग से समझते तो शायद आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है। मूवी के अंदर न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जिसके कारण एक अच्छा खासा प्रमोशन हो गया बहुत सारी कोचिंगों का। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रमोशन होना या फिर किसी टीचर की तारीफ करना बुरी है, पर इस हिसाब से प्रमोट मत करो कि सभी लोग एक ही साथ में एक ही कोचिंग में जाना शुरू कर ले और लास्ट में जाके उसको
नकारात्मकता देखने को मिल जाएगी। एक साथ में एक कोचिंग में 800 बच्चे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी टीचर ढंग से बुलाएगा भी नहीं, इवन आपके नाम भी नहीं जानेंगे। जो मूवी में दिखाया गया वो रियलिटी में ऐसा होगा नहीं यूपीएससी के फील्ड में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप क्लास में आएँगे तो सर नहीं पूछेंगे कि सरदा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप वहाँ पीछे क्यों बैठे? सर को आपका नाम भी नहीं पता होता है क्लास में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें थी 12th फेल को लेकर। आज नेशनल यूथ डे है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप शायद जानते होंगे। इन सब के साथ में जो आज का यूथ गर्लफ्रेंड की तलाश में घूम रहा है, आपको अगर मोटिवेशन की सच में जरूरत है, विवेकानंद जी से सीखिए। अगर सीखना है तो भगत सिंह से सीखिए, जो कि शायद आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो का यही पूरा मेरा एक कंक्लूजन था, जो मेरी एक सोच थी, जो मुझे लग रहा था कि वीडियो मुझे बनाना है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत से लोग ईमेल कर रहे थे। मैं जब ये सारी चीजें देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, इसके कारण हम खुल के मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार आपके विचारों के साथ में मेल नहीं खा रहे हो। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी गंदी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी कहानी गंदी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहानी को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा गलत है, उसको थोड़ा सा सही कीजिए। इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवी से बेटर है नॉवेल। नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नई नई चीजें सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे नए नए आयाम देखने को मिलते हैं। बस कहानी का पूरा, इस वीडियो का पूरा यही इंटेंशन था। वैसे मैंने एक वीडियो भी और किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 12th फेल जैसी और कौन सी नॉवेल हो सकती है, उसका जिक्र भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एक बार विजिट कीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।